जो आपका जो ये गौरैया पालने का जो ऐसा विचार आया, वो किसने प्रेरणा दी आपको और कैसे दिमाग में ख़्याल आया कि ऐसा हमको करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हमें गौरैया से बचपन से ही प्रेम था। जी। जब मैं बहुत छोटी थी गाँव में तो चिड़िया पकड़ा करती थी गौरैया। तो हमारी डाँट भी पड़ती थी कि जी। ये चिड़िया क्यों पकड़ती हो? जी। तो मेरी मम्मी बोलती थी चिड़ियों क्यों पकड़ती हो? उनके भी तो बच्चे होते जी। हैं, उनकी भी मम्मी उनका इंतज़ार करती। तो जी। फिर उन्होंने समझाया कि इनको पकड़ा मत करो, जी। दूर से देखा करो। जी। फिर मेरे घर में गाँव में सबको पता चल गया कि इनको चिड़ियों से बहुत प्रेम है, तो कोई भी काम उनको करवाना होता, जैसे बाज़ार से सामान मँगवाना या कई बार उनकी नोटबुक में बोले लिख देना है मेरा ये होमवर्क कर देना, मैं चिड़िया पकड़ के दूँगा तुम्हें। तो मेरे चाचा लोग, बुआ लोग तो वो सारे दिन हमसे चिड़िया पकड़वाने के चक्कर में तो काम करवाते रहते थे कि ये काम करोगी तो चिड़िया का बच्चा दूँगी। तो समझ नहीं थी उस समय, मम्मी ने समझाया तो फिर समझ आई कि अच्छा इनको पकड़ना नहीं है, इनको देखना है। फिर उनको अपना देख-देख के बड़े हो गए उनके साथ। फिर हमारी शादी हो गई तो हम दिल्ली चले गए। जब हम दिल्ली में गए तो हमें कहीं चिड़िया ही नहीं दिखी। तो जब रोज़ का हमारा नियम था कि हम उनको देखा करते थे, उस समय हमको कहीं नहीं दिखी। तो चिड़िया काफ़ी हमने प्रयास किया दिल्ली में, घोंसले वगैरह भी टाँगे, दाना पानी भी रखा, पर मतलब ऐसी चिड़िया आती नहीं थी। कई अन्य प्रकार की आई लेकिन गौरैया हमको कहीं नहीं दिखी। तब इनका फिर रिटायरमेंट हुआ तो हमने कहा चलो अब अपन ग्वालियर चलते हैं। तो ये ग्वालियर आए हम लोग 2010 में। तो फिर हम हमारे मकान में देखा कि वहाँ पे भी चिड़िया आती नहीं है। तो फिर सबसे पहले मैंने सोचा पेड़ पौधे नहीं हैं यहाँ पे, इसलिए नहीं आते। तो पेड़ पौधे लगाना हमने शुरू किया, पूरे डिवाइडरों में लगा लिया, अपने आसपास घर में सब जगह। फिर जब पेड़ पौधे हो गए बहुत सारे तो हमने वहाँ पे दाने वगैरह तो डालना शुरू किया, 2-4 घोंसले टांगे। उसके बाद हमारा ये मकान उस समय बन रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको इस तरह से डिज़ाइन करें कि हम पक्षी भी रह सकें और हम भी रह सकें, क्योंकि भगवान ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो सबके लिए ही बनाई है और गौरैया पक्षी हमारे पर्यावरण की रक्षा करती है। तो फिर हमने इस तरह से डिज़ाइन किया। फिर जब एक बार हम आए, इस मकान को बन रहा था, खोला तो एक उसमें ऐसे पंखा है ना, इसके ऊपर एक चिड़िया के बच्चे दिए होंगे। जब मैं दरवाज़ा खोला तो देखा एक नीचे पड़ा और एक मर गया, 2 पड़े थे। तो एक को मैंने उठाया तो जिंदा था, तो मैंने उसको थोड़ा खिलाया पिलाया 2-4 दिन तो वो ठीक हो गया। उस समय हमने यहीं पे सामान आते थे तो उसी का एक बर्ड हाउस बना के टांग दिया। तो उसमें चिड़िया देखते ही आ गई। फिर मैंने बोला अभी तो घर बनना है, सभी जगह से चिड़िया आ जाती है, फिर जब ये बंद हो जाएगा तो कहाँ से आएगी। तो फिर हमने बालकनी में एक-एक करके बर्ड हाउस हम टांगते गए खुद बना के। और फिर जब देखा कि बहुत चिड़िया आने लगी तो कई हम लोग गिफ्ट भी करने लगे और हम भी लोगों को गिफ्ट करने लगे। तो फिर हमने ऐसे गौरैया चिड़िया बचाने का अभियान शुरू किया। गौरैया चिड़िया क्या है कि हमारे जो पर्यावरण को हानिकारक कीट पतंगे होते हैं उनको वो खाती है, जिससे हमारी फसलों में होने वाले नुकसान को उनसे बचाती है। एक बार चीन में क्या हुआ था कि उस समय माओ की सरकार थी, तो उन्होंने आदेश दिया कि हमारे यहाँ जो वो पड़ गया है क्या नाम, अकाल। तो वो कहाँ से आए हैं चिड़िया, तो बोले सारे हमारा दाना तो चिड़िया खा जाती हैं। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि सारी चिड़ियों को मार दिया जाए। तो उन सारी चिड़िया मरवा दी चीन में। उसके बाद उनके यहाँ और भी ज़्यादा भयंकर अकाल पड़ा। तो पता चलाया कि वो चिड़िया का जब उन्होंने वो पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि चिड़िया हमारे दाने कम खाती है 1%, लेकिन कीट पतंगे जो दानों को नुकसान पहुंचाती है वो ज़्यादा खाती है। तब उनको समझ में आया कि चिड़िया क्यों ज़रूरी है, कि हमने जिसको मार दिया उसकी वजह से अकाल पड़ा। फिर उन्होंने बाहर से चिड़िया मंगाई, उसके फिर उनका सही हुआ। फिर ऐसे हम सोचते कहीं हमारे भारत में भी ऐसा ना हो जाए कि चिड़िया सारी मर जाएं, तो हम वो कीट पतंगे जो खाती है वो हमारी फसल खा जाती हैं। उसके लिए हमें फसल पे भी बहुत तरह तरह के कीटनाशक छिड़कने पड़ते हैं और चिड़िया होती हैं तो उनको खा जाती हैं। तो इस तरह से मेरे मन में यही विचार आया कि ये तो विलुप्त हो चुकी हैं। जब हमें दिल्ली में कहीं देखने को नहीं मिली तो फिर हमने यहाँ किया। इसमें हमारा बेटा हार्दिक और हमारे पति बहुत सहयोग करते हैं,
दिन में पूरे दिन काम करते हैं और रात में घोंसले टांगते हैं। ये सीए भी बन गए। कल रात को इनको कुछ जगह हमें टांगना था तो इनसे टंगवाया हमने। तो इस तरह से हमारा ये काम हमारा बढ़ता जा रहा है। और कई जगह से आप देख ही रहे हो, इतने पुरस्कार भी हमें मिल चुके हैं। अभी भोपाल की ये पत्रिका रखी है, इसमें भी उन्होंने हमें जगह दी है, बाकायदा बुलाया था टीवी शो पे उन्होंने। तो ये और मीडिया वाले तो फिर जानते ही हो, अगर जिसकी नज़र पड़ गई फिर क्या हुआ। एक दिन आज से 4-5 साल पहले एक मीडिया वाले कोई यहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से बड़ी आवाज़ें आ रही, तो ऊपर देखा कि क्या लगा रखा, और उनको लगा इतने सारे घोंसले लगे रखे, मैडम को कोई देखता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बाहर पूछा होगा नीचे किसका घर है, नंबर लिया, तो बोले, फिर उनका फ़ोन आया, मैडम आपका हमें इंटरव्यू लेना है। वो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया वाले थे। तो फिर उन्होंने मेरे घर पे आके मेरा इंटरव्यू लिया, बनाए वीडियो वगैरह। फिर 1-2 लोगों ने बनाए आज से 7-8 साल पहले। तो फिर एक एक करके सबको पता चल गया, तो सारे न्यूज़पेपर वाले, लगभग सभी न्यूज़पेपर वाले आ चुके हैं। और उनकी वजह से हमारा काम ये नहीं है कि हमें कोई खबरों में रहने का वो है, पर उनकी वजह से आज हमारा ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है काम। ऑल इंडिया से कॉल आते हैं, मैडम मेरे घर पे चिड़िया कैसे घोंसले टांगें, कितनी ऊंचाई पे टांगें, कैसे बनाएं। तो उसके लिए हम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह और डालते रहते हैं, फेसबुक पे भी। उससे हमको कोई ये नहीं है कि हमको कोई धन का किसी चीज़ का लालच, हमारे पास खुद इतने काम है, हमारा खुद का ऑफिस है, आपको पता ही है। हमको इतना समय नहीं मिलता खाना काम के लिए लगा के सबको, हम सिर्फ घोंसले बनाते हैं दिन भर। और जब भी फ्री होते हैं तो कविताएं वगैरह अपना लिखने का हमें शौक़ है बचपन से, तो वो लिखते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, जैसे कि आपने देखा कि आप इतने सालों से इतना प्यार कर रहे हैं पक्षियों से, और हमारे जो गौरैया हैं, तो इनकी भाषा जो है, आप लोग भाषा भी समझते होंगे, ये लोग भी आपकी भाषा समझते होंगे, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, हम दोनों जब सुबह पूजा करते हैं तो वो विंडो खोलते हैं बालकनी के, तो वहाँ हमको पता चल जाता है कोई बाहर का पक्षी आ गया गौरैया के अलावा, तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगी, ची 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 आवाज़ कि हम सुन लें और जाएं और उनको भगा दें। फिर हम उनकी आवाज़ सुन के पूजा छोड़ के जाते हैं, फिर उनको भगाते हैं। कई बार जैसे कबूतर आ गया, सबके घरों में कबूतर आते, मेरे घर में क्यों नहीं आते कि मेरी चिड़ियाँ इतनी सारी हैं, कबूतरों को भगा देती हैं वो। और अगर वो नहीं भागी तो वो इतना चिल्लाएंगी तो कि मैं तुरंत पहुँच जा। और उनकी जो बच्चे होते हैं, अभी उनका ये जनवरी से उनके घोंसले बनाने शुरू करती है। अभी देखो आवाज़ आ रही बाहर, आ रही है। तो उनका फरवरी मार्च में बच्चे उनके होते हैं, तो उस समय हम डंडा लेके बैठते हैं सारे दिन। कई बार मैना आ जाती है, कई बार और पक्षी आ जाते हैं जो उनके बच्चे ले जाते हैं, तो मैं भगाती रहती हूँ। और वहाँ की चिड़ियाँ इतनी आवाज़ कर देंगी, ची 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 ची, मतलब कि इनको कोई आ गया है तो भगा दो। उसके अलावा हम उनको जब खाना, जैसे सुबह सो के उठे खाना नहीं दे पाया, कई बार कहीं से आए सो गए, तो वैसे तो हमारा दलिया वगैरह सूखा अनाज रखा रहता है, पर हम उनको रोज़ खिचड़ी बना के खिलाते हैं। और जिस दिन नहीं बना पाई तो वो दरवाजे पे नॉक करेंगी, ची 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 ची, और फिर ये बोलेंगी अब तो उठ जाओ तुम्हारी चिड़ियाँ आ गई। तो इन लोग घर का इतना सपोर्ट है बच्चों का। बेटी भी हमारी इंदौर में है अभी, वो भी मम्मी घोंसले हमारे पास भेज दो, अभी उसके उधर भी इतने सारे भिजवाए, उसने भी अपने घर में टांग रखे पूरे में। तो बोली मम्मी अभी 1-2 चिड़ियाँ मेरे घर पे भी आने लगी। तो ऐसे हमारे बच्चे भी बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके लिए बिना परिवार के सपोर्ट के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी जहाँ जाती हूँ, सब हमारे इनके पति देव का वही। अभी भोपाल बुलाया है, अचानक से फ़ोन आया, तो मैंने बोला कि मैं तो अकेले जा ही नहीं पाऊँगी, कहाँ है पता नहीं, तो ये लेके गए मुझे। फिर अगले बार गए, हम दोनों को ही बुलाया फिर उन्होंने। वैसे तो ज़्यादा दिन के लिए जाते तो हमारे लगे रहते हैं, मेड वगैरह सर्वेंट भी रहते हैं, और बाकी हम दाना पानी वहाँ पर टांग जाते हैं, टांगे रहता सूखा दाना, इतना कि हमारा 10-15 दिन चल जाए। तो इसके लिए हम यूट्यूब पे भी ऐसे वीडियो बना बना के भी डालते रहते हैं कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपन को किस तरह से उनका ख्याल रखना है। दाना पानी हर जगह, क्योंकि पानी तो हर जगह मिल भी जाता है, कई बार हम तो बाहर टंकी भी रख के उनके पशुओं के लिए, और तो लेकिन हम अपना दाना पानी टांग के जाते हैं। और एक लड़का रख जाते हैं ऑफिस का, जो ऑफिस में भी काम, ऑफिस भी देखता रहता है, और फिर हमारे घर को। और वैसे ही हम कम जाते हैं, हमारी चिड़ियाँ इधर चिल्लाती चीखती रहती हैं, तो उनकी भी चिंता रहती है, तो 1-2 दिन के लिए जाते हैं, तो अब दाना पानी रख के जाते हैं।
और ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई घर में रहता है या फिर हमारे सर्वेंट रहते हैं, वो दाना पानी व्यवस्था सब चलती रहती है। अच्छा, देखा जाए जैसे आपका एक बेटा और एक बेटी है, तो अगर आपकी नज़र से देखा जाए तो बेटा बेटी के अलावा आपके इतने सारे जो पक्षी हैं वो भी आपका ममता देते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं जब आपके साथ एक साथ सारे के सारे बच्चे आ जाते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? मैं तो पक्षियों को जब बोलती हूँ वो मुझे मम्मी बुलाती हैं, तो मैं उनको माँ की तरह देखभाल करती हूँ। कोई बच्चा अगर हमको मिल जाता है, बाकी जैसे मिल गया हमको कोई बच्चा, तो ऐसे नहीं है कि हमने उसको देख लिया छोड़ दिया, तो उसको दाना पानी हम जितना सा वो उस हिसाब से हम उसको खिलाते हैं। वो बड़ा हो जाता है तो छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसा होता कोई मर जाती है चिड़िया, तो फिर हम ऐसे नहीं है कि वैसे ही फेंक दिया उसको। एक बार मेरे घर पे माली आया, एक चिड़िया उसको मरी मिली होगी मिट्टी में, तो उसने तुरंत उठाई ऊपर से और नीचे फेंक दी। मैंने कहा ये क्या किया तुमने, तुम ही मर जाओ, कोई फेंक दे ऊपर से, हैं? उठा के ले आओ उसको। फिर उठा के ले आए तो मैं उसमें गंगा जल डालूंगी, फिर उसके मुंह के ऊपर तुलसी का पत्ता रखूंगी, फिर मैं उसको एक बड़ा सा गमला बना रखा मैंने, उसमें उसको मतलब दबा देती हूँ मिट्टी डाल के, जिससे कि अगर वैसे तो हम नहीं जानते भगवान है कि नहीं, पर जो हमको लगता है, हमारा दिल करता है कि हो सकता है अगर हमारे इतने प्रयास से वो अगले जन्म में कोई इंसान ही बन जाए, या हम कभी पक्षी बने तो हमारी केयर हो जाए, कोई हमारे मुंह में भी गंगा जल डाल दे। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहता है कि हमको अच्छा लगता है। बस ये हम अपने दिल की खुशी के लिए करते हैं। 15 साल से तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन 6-7 साल से अभी हम मीडिया की नज़र में आ गए, इसलिए मीडिया वाले हमारे घर पे मतलब आते ही रहते हैं, कोई ना कोई, लगभग ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आया ना हो, आते हो। न्यूज़पेपर वाले सभी आते हैं लगभग, तो ये हम कहते हैं सब मीडिया वालों की देन है जी। इन सब चीज़ों के साथ जैसा आपको लगता है कई बार इन पक्षियों को तकलीफ होती होगी, कभी बीमार हो जाते होंगे, तो आपने ऐसी कोई टीम बना रखी है या किन से संपर्क करते हैं, कैसे आप इनको मतलब सुविधा दे पाते हैं? हाँ, एक यहाँ पे एक अस्पताल भी है पक्षियों का, जे अपना काम वो पुल के नीचे, हजीरा पुल के नीचे, तो वो उनका नंबर है हमारे पास डॉक्टर साहब का, तो कई बार उनसे फ़ोन पे बात कर लो, या कोई पक्षी ज़्यादा बीमार है तो दिखा लो। बाकी हम ही घर में कर लेते हैं सारा इलाज, हमें आज तक वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी। एक पक्षी अभी गिरा था किसी पतंग के धागे में लपटा हुआ, तो उसका धागा मैंने निकाला धीरे धीरे और उस पर अपना घर की मल्लम पट्टी करी, उसमें हल्दी वगैरह लगाई और ठीक हो गया। और देखो इतना पूरे में घूमता था हमारे घर पे, फिर हमने उसको एक दिन उड़ा दिया, तो बहुत दिनों तक वो हमने पहचाना कि आ रहा है, और हम पहचान भी लेते कि वही पक्षी चिड़िया आ गई। तो उसका पैर मतलब कट ही गया था लगभग, तो भी वो मतलब उड़ने लग गया। पहले तो उल्टा ही पड़ा रहता था, मेरे पास वीडियो भी है, ऐसे ही पड़ा रहता था, खड़ा ही नहीं हो पाता था। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गया, फुदक फुदक के पूरे घर में घूम के फिर अपना उड़ गया वो। तो ऐसे हम स्वयं ही कर लेते हैं अपना इलाज, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इन सब चीज़ों के साथ आपने इतना सारा नेटवर्क फैलाया है, काम किया है, घर के काम भी देखते हो, तो इसमें जो आपके पति जो कि बिजनेसमैन है राजीव कोठारी जी, उनका आपके प्रति कितना सहयोग रहा? कभी उन्होंने डांटा नहीं, कहाँ तुम पक्षियों को ले आती हो, कहाँ, ऐसा विचार कभी आया? वैसे और कोई काम नहीं करें तो डांटेंगे जरूर कि ये नहीं हुआ। हम बोल देंगे कि हम आज घोंसला बनाने लग गए थे, एक पक्षी मुझे मिल गया था, उसकी केयर करने लगे थे, तो बोले कि कोई बात नहीं है। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता, और समय समय पे वो भी हमारे साथ करते हैं, घोंसले वगैरह टंगवाते हैं, बनाने में भी मदद कर देते हैं, और जहाँ हमको जाना होता है तो हमको लेके भी जाते हैं। और तो मैं तो यही कहूँगी कि शायद इनकी वजह से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। अगर इन्होंने 1-2 बार डांटा होता, रोटी बनी नहीं तुम्हारी और तुम ये सब कर रही हो, तो फिर हमारा भी तो मनोबल डाउन हो जाता, फिर उतना ही कर पाते छिप छिप के, लेकिन इतने आगे नहीं जा पाते, इतना नहीं कर पाते। आज हम बड़ा बना के वीडियो भी डालते रहते, तो उनको पसंद नहीं होता, तो बोलते तुम यही करती रहती हो। तो इसलिए हमने अपने घर के काम के साथ साथ हम अपने पूरे परिवार की मदद से घोंसले बनाते हैं, अकेले बैठ के भी नहीं बनाते। कई बार हम सब लोग बैठ जाते हैं, फ्री होते हैं तो बनाने लग जाते हैं। तो परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है हर मामले में, और हमारे बेटे भी मदद बहुत करते हैं। हमारी बिटिया भी अभी इंदौर में शादी होगी, वो भी बहुत मदद करते हैं। वहाँ पे भी हमने उसको बोला तुम उधर बनाया करो, कॉलोनी में टांगा करो, उसकी 2 साल की अभी बच्ची है,
तो मम्मी बच्ची के साथ कैसे बनाऊँ, मैंने बोला तो तुम मत बनाओ, बच्ची बड़ी हो तब बनाओ, हम बेचते रहेंगे तुम्हारे। जब भी इंदौर जाते हैं गत्ते में रख देते हैं, बेटा दे आता है, टांगो जब तुम बनाओ तब बनाना। हमारे साथ राजीव कोठारी जी भी हैं, जो कि मैडम ने बताया कि उनकी जो इतनी सफलता के पीछे आप हैं। तो कहते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैडम तो अपनी सफलता के पीछे आपका हाथ बता रही हैं, तो ये कितना सही है? मैं तो यही कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। मेरी सफलता के पीछे इन्हीं का हाथ है, क्योंकि जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके अंदर पक्का उनका कुछ ना कुछ ऐसा बड़प्पन होता है, क्योंकि वो उसकी जितनी भी खूबियाँ होती हैं उसका श्रेय वो दूसरे को ही देते हैं। इसलिए मैं पूरा श्रेय इन्हीं को देना चाह रहा हूँ कि इनकी वजह से मैं इतना आगे निकल गया, और इनने जो अच्छा कार्य किया उसकी वजह से मेरे बिजनेस में भी 4 चांद लगे हैं। अभी हाल ही में आपके बेटे ने ऑल इंडिया टॉप किया है सीए में, तो लगभग सीए हो ही गए हैं वो। तो आप लोगों को जिस दिन पता लगा कि आपके बेटे का रिजल्ट आया, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? खुशी का ठिकाना कैसा रहा आप लोगों का? खुशी का ठिकाना इतना ज़्यादा रहा कि मुझे उम्मीद थी कि ये क्वालिफाई कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अपना बेटा अपने साथ रहता है, उसकी जो दिनचर्या होती है, उससे पेरेंट्स समझ लेते हैं कि बेटे के अंदर कितना हुनर है। तो उसके जो पैर होते हैं उसी में मालूम पड़ जाते हैं कि किस तरह से आगे उसको बढ़ना है। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया, जब इसने देखा, और रिजल्ट के साथ, रिजल्ट वैसे 12 बजे आना था या 2 बजे के आसपास, लेकिन रिजल्ट उस दिन 9 बजे ही आ गया। संडे का दिन था, हम लोग पूजा कर रहे थे, तो इसने रिजल्ट नहीं देखा, क्योंकि संडे को हम लोग पूजा में थोड़े लेट हो जाते हैं। तो बोला पापा मम्मी मैं आपके साथ ही देखूँगा। तो जैसे ही इसने बोला तो ठीक है, तो हम लोग गए। जब रिजल्ट देखा तो रिजल्ट पास का आया एकदम, तो बहुत खुशी हुई हम लोगों को। लेकिन जैसे ही इसने बोला पापा अब उसमें डालूँ मैं, जो भी होता हो, मैं तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनके साथ साथ थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाता है। तो जब रैंक डाली इसने, उसमें देखा कि ऑल इंडिया रैंक आई है 38, तो हम लोगों को तो आंखों में आंसू आए से इतना मतलब वो आया कि मैं तो 5-10 मिनट तक रोता रहा। सब मैं भी बहुत रोई। हाँ, हम सब लोग इतना ही रोए कि मेरे को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी मेरा बेटा कर देगा। तो वास्तव में ये बेटे ने जो मेरे को दी है खुशी, इसके लिए उसका जितना भी धन्यवाद दूँ उतना कम है, क्योंकि एक पेरेंट्स, माँ बाप पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, अपने आप की जितनी भी खुशियाँ हैं उसको न्योछावर करते हैं, चाहे वो गरीब हो या बड़े परिवार से हो, लेकिन उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है। और जब बच्चे इतना अच्छा करते हैं तो सारी धन दौलत एक तरफ रख दी जाती है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता कि कितना अच्छा लगा होगा मेरे को। पढ़ाई भी, मेहनत भी बहुत कर रहा था, उसकी हाँ। वजह से लगा मुझे कि ये ऐसा कर सकता है। बोला तो मम्मी पास तो मैं हो जाऊंगा, मुझे पास अकेला नहीं होना है, रैंक लाना है। तो ये सुबह अपना ये 4 बजे से उठ के पढ़ाई करता था, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक, 12 बजे सोता था। तो कई बार घबरा भी जाता था, तो मैं उसके साथ बैठ जाती थी या उसके कमरे में सो जाती थी कि अब तुम बेटा अच्छा ही करोगे। तो विश्वास तो था ही, और जब उसने करके दिखा दिया तो और अच्छा लगा। नहीं तो वो चाहता तो मैं तो कहती तुम क्यों घबराते हो, तुम अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो भी अपना बिजनेस है, उसको संभालना। लेकिन जी कहता था अगर मैं पापा का बना बनाया बिजनेस संभालूंगा तो लोगों को लगेगा इनके पिता के पास तो धन दौलत है, इसलिए इन्हें नहीं पढ़ पाया। बोले मेरे को ऐसा करना है कि लोगों को ये ना लगे कि हमारे पास धन दौलत तो पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि हमको पढ़ना भी ज़रूरी है, हम पढ़ लिख के कुछ करेंगे अपना नाम। अब ये तो उसने पढ़ाई की बहुत ज़्यादा, बाकी तो वही बताएगा कि उसको कैसा लग रहा है पढ़ के। हमारे साथ सीए हार्दिक हैं, जो कि कोठारी परिवार के इकलौते चिराग हैं, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि हार्दिक बताइए, 15 दिन पहले आप एक आम विद्यार्थी थे और एक रात के बाद आपके नाम के आगे सीए लग गया, तो ये एक रात में कितना डिफरेंस आया? नहीं, डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, इसको तो आप मोल ही नहीं कर इसका कुछ। लेकिन ये सब कुछ अब मेरे मम्मी और पापा के आशीर्वाद से हुआ है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। उनकी परवरिश, उनका आशीर्वाद जब साथ साथ रहा पूरे समय,
ये उसी वजह से है सब कुछ। ये जो हमारे युवा हैं, आपके साथी हैं, जो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरह से वो पढ़ाई करें, कि वो भी हर कोई सीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कुछ टिप्स हैं जो आप बताना चाहें? टिप्स में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब मुमकिन तभी हो पाता है जब आपके मन में, आपके अंदर एक जुनून हो, आपकी आत्मा में एक जुनून हो। जब आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा कि आपको कुछ करना है, तब तक आप उस तरह के एफर्ट्स ही नहीं दोगे उस पे, है ना? जब आपके अंदर वो एक जुनून आएगा, तब आप उसमें एफर्ट्स उसी प्रकार से दोगे, उसमें समय उतना ही दोगे, फिर आपका दिमाग खुद खुल जाएगा कि हमें कैसे सब कुछ करना है, कैसे हमें अचीव करना है, तो आप कर भी लोगे उसको। हमारे साथ कोठारी परिवार है। अभी हाल ही में आप लोग अगले माह एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं, तो ये आपके मन में सामाजिक, धार्मिक, हर तरह की जो गतिविधियां आती हैं, तो इन सब की प्रेरणा कौन देता है? इन सब की प्रेरणा मुझे हमारे भोलेनाथ से मिलती है। मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी परेशानी होती है, तो मैं अपने जो अंदर के मेरे भाव होते हैं, मैं उनको किसी के सामने व्यक्त नहीं करता हूँ। मैंने केवल अपना सब कुछ, जब मैं पढ़ता था ग्वालियर में, यहीं पे सिंधे की छावनी से मेरी पढ़ाई हुई है, तो मैंने उस समय भी अपने जो इष्ट देव है मैंने भोलेनाथ को ही माना था। तब से लेके मैं आज तक उनके सामने बैठ के बोलता हूँ कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना है। मैंने पहली बार लाइफ में भोलेनाथ से मांगा था कि हे भोलेनाथ, मैं आपसे पहली बार मांग रहा हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा कि मेरे बेटे को, वो इतनी मेहनत कर रहा है, इसी बार में उसको सफलता दिलाना। मैंने बिल्कुल नहीं मांगा था कि मेरे को आप टॉप कराना मेरे बेटे को, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने जो भी उनसे जब भी अपने दिल की बात कही है अपने भगवान से, तो उन्होंने मेरे को दी है वो। इसलिए मैं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा है, ये कथा के माध्यम से मैं सबको ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन वो अगर अपने अंदर आत्मा में, अपने अंदर भाव अगर देखेंगे कि ईश्वर हैं, तो वास्तव में उनको लगेगा कि ईश्वर है। अगर उनकी सच्ची श्रद्धा होगी तो 101% उनको रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये हम लोग कथा कितनी हुई हैं ये नहीं मालूम, मेरे को खुद भी नहीं मालूम कितनी हो चुकी हैं। मेरे माध्यम से ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, लेकिन ये 5वीं बार हम लोग यजमान पारिचित बन रहे हैं कथा के। वृंदावन में भी हो चुकी है, यहाँ पे भी हो रही है, तो मेरे को खुद नहीं मालूम। तो मैं ईश्वर से यही कहता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे से इतना अच्छा काम कराना कि हम लोग आगे वाली पीढ़ी जब भी हमारी हो, या हम भी जब कभी दोबारा जन्म लें या नहीं भी लें, तो हमको उन्हीं की भक्ति मिले। केवल मैं इसी के लिए बस केवल काम करता हूँ और उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो सामाजिक, धार्मिक, तीनों चीज़ें आपकी अलग अलग हो गई, आपका एक और व्यवसाय है मानव संसाधन विकास। ये जो आप मानव संसाधन विकास का कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को रोजगार देते हैं, ये आपके विचार कहाँ से आया और कैसा आपका कारोबार है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा हमारी श्रोताओं को बताइए। जो हमारी लक्ष्य सिक्योरिटी है, तो जब हम पहले नेवी में थे, नेवी में 2005 में रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद हमने जॉब किया। जॉब के बाद इसकी प्रेरणा भी मुझे हमारी मैडम से ही मिली, धर्मपत्नी से, कि जब तुम अपने जॉब के प्रति इतने समर्पित हो, इतने लगन से कार्य करते हो, तो क्यों ना अपनी कंपनी खोल लो। तो मैंने बोला मेरी कैसे कंपनी खुलेगी, तो बोली तुम तो खोल लो, बस ये मुझे विश्वास है कि आप कर ले जाओगे। तो जिनने बोला, तो मैंने उसी समय 2-3 महीने में ही मैंने उसका ग्राउंड वर्क तैयार शुरू किया। और मैंने 2011 में 5-6 साल जॉब करने के बाद 2011 में 2010 में मैं यहाँ आया, तो एक ही साल के ड्यूरेशन में 2011 में मैंने अपनी लक्ष्य सिक्योरिटी बनाई। जब लक्ष्य सिक्योरिटी मैंने शुरुआत की, धीरे धीरे बनाते बनाते, तो आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि ग्वालियर में तो खैर अच्छा खासा काम चल ही रहा है। तो मैं उसको इसी भाव से करता हूं कि मैं एक लोगों को रोजगार नहीं दे रहा हूं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। और चाहे वो सामाजिक हो, चाहे मैं अपनी बिजनेस के थ्रू जो मेरे इतने सारे एम्प्लॉय लगे हुए हैं, मैं उनको भी कभी किसी प्रकार से ये नहीं कहता हूँ कि जी मेरे एम्प्लॉय हैं, इनको आज डांट दीजिए, इनको फटकार दीजिए। तो ये भी मैं एक सेवा भाव की तरह ही कर रहा हूँ कि ये मेरे को उनके लिए करना है। अगर मैं उनके लिए कुछ करूँगा तो निश्चित है कि वो मुझे कुछ ना कुछ देंगे, और वो मुझे कुछ देंगे तो उससे मैं और आगे बढ़ूँगा। तो वो भी एक सेवा भाव है, नौकरी देने का,
एक हो गया समाज सेवा, तो वो भी एक समाज की उसको में भी भाव क्या है, समाज की सेवा करना। इसमें नौकरी की तरह से आप सेवा दे रहे हो, तो दोनों चीज़ों के किसी भी प्रकार की आप सेवा करो तो हर चीज़ का भाव अगर आपके अंदर एक ही रहेगा तो 100% है कि आपको उसका बेनिफिट, 1 रुपए खर्च करोगे तो 1 लाख के बराबर भी कई बार मिल जाता है, तो आपको और अच्छा लगेगा कि और अच्छी तरह से सेवा करो। और ये मैं करता हूँ इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है, इसलिए मेरा भाव और जागृत हो जाता है कि मेरे को ये और करना है, मेरे को ये और करना है। लेकिन इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनका मिल जाता है कि तुम करते ही रहती हो, तो मैं इससे यही कहता हूँ प्लीज़ तू मेरे को सपोर्ट करती रहे, तो ये करती रहती है, इसलिए मैं 2 कदम और आगे बढ़ता रहता हूँ। जिस दिन ये मेरे हाथ पकड़ लेगी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। जैसे जैसे भी भगवान का भी हाथ लक्ष्मी जी ने पकड़ा था, तो जी मेरा भी पकड़ लेती कभी कभी, तो मैं रुक जाता हूँ, फिर ये छोड़ देती है तो फिर आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसके लिए इनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे सपोर्ट करती हैं। जाते जाते हम लोग गूंज न्यूज के जो दर्शक हैं उनको आप लोग ग्वालियर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कि अगर हम कोई नेक कार्य करेंगे तो वो जरूर है कि अगर हमने 10 रुपए किसी नेक कार्य में खर्च किए तो वो एक दिन जरूर वो मैं ब्याज के साथ आपको आपके पास 10 के 10,000 आएंगे। और इसलिए हम और हमारा परिवार हमेशा नेक कार्य करता है। हम एक रुपए खर्च करते हैं और भगवान हमको 10 रुपए देता है, फिर हम 10 खर्च करते हैं तो और 10,000 देता है। तो हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि हमेशा अच्छे कार्य करते रहें। पशु पक्षियों के लिए भी आप थोड़ा बहुत ज़रूर करें। जिसके मन में गाय, किसी के लिए गाय का है तो गाय के लिए करें, डॉग का है तो डॉग के लिए करें। और हम तो सबसे कहते हैं कि अपने अपने घरों में एक बर्ड हाउस जरूर टांगें। और अगर आप नेक कार्य करोगे तो ज़रूर आपके आगे एक दिन वो डबल होके ट्रिपल होके आएगा लौटते वापस। ऐसे हमारे बेटे ने मेहनत की तो उसके लिए भी आ रहा। अभी इतने जो 15-15 घंटे पढ़ता था, अब सोता है 15-15 घंटे, 8 घंटे सो रहा है खूब। तो इसलिए कहते हैं मेहनत कर लो, उसका फल फिर मिलता रहेगा।